अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम ये चैप्टर नंबर 5 जो हमने स्टार्ट किया था इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे और मेरे ख्याल में आज का लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट होगा, लेकिन होपफुली हम नेक्स्ट लेक्चर में या होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि हम नहीं कवर करेंगे क्योंकि फिर बाकी की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो रह जाएंगी। तो आई वुड आर्ग्यू कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय ये कि हम इसको फिर फर्दर कंटिन्यू करें। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि हम ये जो प्रोसेस मैनेजमेंट का चैप्टर है ये कल तक होपफुली या नेक्स्ट लेक्चर तक ख़त्म कर लें। ठीक है, अच्छा इस चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं कि इसमें हमने क्या पढ़ा है। तो अगर आपको याद हो तो इसमें शुरू में हमने ये पढ़ा था कि ये शेड्यूलिंग असल में क्या है, शेड्यूलर क्या है, सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस कौन से हैं, आईओ बाउंड प्रोसेसेस कौन से हैं, शेड्यूलर का काम क्या है, आपके पास किन किन जगहों पर शेड्यूलिंग अगर होती है। इसमें हमने फिर ये कहा था कि आपके पास ये क्यूज़ हैं और ये सारे क्यूज़ मिलकर आपके एक प्रोसेसर को रन करते हैं और मल्टीपल प्रोसेसेस को आप एक ही सीपीयू के थ्रू चला सकते हैं अगर आपके पास शेड्यूलर मौजूद हो। इसमें फिर हमने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी जिसको प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव कहते हैं कि हम कुछ प्रोसेसेस हमारे पास प्रीएम्प्टिव होते हैं, कुछ नॉन प्रीएम्प्टिव होते हैं। तो नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव में फ़र्क मैंने बताया था कि वो प्रोसेसेस जो कि आप उनकी एग्जीक्यूशन को रोक सकें और दूसरे को प्रायोरिटी दे सकें तो उसको प्रीएम्प्टिव कहते हैं। और अगर उनको आप रोक ना सकें, एक दफ़ा वो रनिंग स्टेट में चले जाएं तो वो एंड तक फिर रनिंग ही में होंगे, तो उनको नॉन प्रीएम्प्टिव कहते हैं। और दोनों टाइप ऑफ शेड्यूलिंग हो सकती है। इसमें फिर हमने थोड़ा सा डिस्पैचर के बारे में पढ़ा था। अच्छा, शेड्यूलर और डिस्पैचर एक ही चीज़ है। शेड्यूलर डिस्पैचर इसको कहते हैं, उसका पूरा नाम शेड्यूलर डिस्पैचर ही है। तो अगर आप शेड्यूलर सुने या डिस्पैचर सुने तो ये एक ही बात है। ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ क्राइटेरियाज पढ़ी थी कि जिसकी बेसिस पर हम एल्गोरिदम्स को असेस करते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें हमने फिर ये पढ़ा था कि जो एल्गोरिदम्स जो हैं जिनकी प्रायोरिटी सीपीयू, जिनकी सीपीयू यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो और जिनकी थ्रूपुट ज़्यादा हो वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। और जिनका टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम और रिस्पांस टाइम मिनिमम हो तो वो सबसे बेहतर एल्गोरिदम्स हैं। तो इन दोनों को हमने मैक्सिमाइज़ करना है और इन तीन को हमने मिनिमाइज़ करना है। तो ये क्राइटेरियाज फिर हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ी थी। इसके बाद हमने एल्गोरिदम और हाँ हमने ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी कि हमने गोल हमारा ये है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट को मैक्सिमाइज़ करना है और इन तीनों टाइम्स को हमने मिनिमाइज़ करना है। दैट्स द गोल ऑफ एवरी एल्गोरिदम। इसके बाद हमने फिर ये पढ़ा था, कुछ एल्गोरिदम्स पढ़े थे जिसमें फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, प्रायोरिटी है, राउंड रॉबिन है और फिर ये दो मल्टी लेवल क्यूज़ और मल्टी लेवल फीडबैक क्यूज़ हैं। तो इन तीनों में से सॉरी इन चार में से हमने ये पहले दो पढ़े थे और अभी आज जो है हम प्रायोरिटी और राउंड रॉबिन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सी बात थी कि इसमें हम जो पहले प्रोसेसर की क्यू के अंदर आता है, रेडी क्यू के अंदर, वो सबसे पहले सर्व होता है, वो सबसे पहले रन होता है। और इसमें ये जो है ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, क्योंकि एक दफ़ा एक प्रोसेसर के अंदर, एक क्यू के अंदर एक प्रोसेस चला जाए तो उसको फिर हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इस वजह से इसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कहते हैं। अच्छा, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है ये भी इट्स अ टाइप ऑफ एल्गोरिदम और इसका मतलब ये है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का कि आपके पास शॉर्ट जॉब्स होती हैं, जो शॉर्ट जॉब्स हैं उनको हम प्रेफर करते हैं, उनको हम आगे लेके जाते हैं और इसका भी प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन मौजूद है। इन दोनों की फिर हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी कि आपके पास अगर ये प्रोसेसेस हैं और आपने इन सब को रन करना है तो आपको इन नंबर्स को देखकर यू हैव टू कैलकुलेट द वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम ऑफ ईच ऑफ दीज एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ दीज प्रोसेसेस। तो इसको हमने फिर डिटेल से पढ़ा था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व किस तरह से है और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट किस तरह से है। तो ये दोनों हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ी थी। इसमें हमने फिर ये पढ़ा कि आपके पास ये जो
शॉर्टेस्ट जॉब है, इसके दो वर्जन्स हैं। एक नॉन प्रीएम्प्टिव है जिसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हम ये एज्यूम करते हैं कि ये सारे एक ही वक्त में आपके पास आए हैं और हम इसका वेटिंग एवरेज टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली इसका एक प्रीएम्प्टिव वर्जन था जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन हमने देखा कि इसमें आपका जो वेटिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से ये ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा फिर हमने इसी का एक नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन दोबारा से देखा और इसकी भी हमने कैलकुलेशन की कि किस तरह से इनका एवरेज वेटिंग टाइम डिस्टर्ब होता है, कम ज़्यादा हो जाता है अगर हम नॉन प्रीएम्प्टिव एसजेएफ यूज़ करें। फिर हमने सॉरी हमने फिर ये पढ़ा कि एसजेएफ जो है दिस इज़ प्रूवेबली ऑप्टिमम, ये काफ़ी बेहतर है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि इसका जो सीपीयू बर्स्ट है वो कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसका जो सारा का सारा रिलायंस है वो इस पे है कि इसका बर्स्ट टाइम कितना है। जितना इसका बर्स्ट टाइम होगा उतनी ही उसकी एक ही परफॉर्मेंस और ओवरऑल एवरेज टाइम इफ़ेक्ट होता है। तो हमें ये फिर कैलकुलेट करना पड़ता है कि स्पेसिफिक उसके साथ प्रोसेस के साथ कौन कितना टाइम एसोसिएटेड है। अगर आपके पास ये प्रेडिक्शन ना हो कि इस स्पेसिफिक ए का या बी का या सी का ये टाइम कितना है बर्स्ट टाइम, तो फिर एसजीएफ का कोई फ़ायदा नहीं है। दैट्स वाई वी नीड सम फार्मूला और समथिंग टू कैलकुलेट द नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट ऑफ अ प्रोसेस। तो इस वजह से हम इस फार्मूले के थ्रू, ये फिर हमने कल डिटेल से पढ़ा था, इसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं कि आपके पास कौन से वाला प्रोसेस जो है उसकी यानी बेस्ड ऑन द प्रीवियस प्रोसेस हम नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वो करते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें तीन वेरिएबल्स हैं। एक आपके पास अल्फ़ा है जो कि वेटेड या हाइपर पैरामीटर का काम करता है, और ये जो है ये आपके पास प्रीवियस करंट बर्स्ट है, और ये आपके पास प्रीवियस एस्टिमेशन है। तो ये तीन वेरिएबल्स मिलाकर आप नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट कैलकुलेट कर सकते हैं विद रिलेटिव सर्टेनिटी। यानी ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन स्टिल इट्स नॉट रैंडम गेसिंग, एटलीस्ट ये रैंडम गेसिंग नहीं है, हम कुछ थोड़ा सा एजुकेटेड गेसेस करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीका है बजाय ये कि हम रैंडमली सारों को असाइन करते रहें। तो यहाँ पर हमने अपना लेक्चर ख़त्म किया था, और हमने इसमें ये पढ़ा था कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जिस तरह से नाम से ज़ाहिर है, ये शॉर्ट जॉब्स को ज़्यादा प्रेफर करता है, और अगर बड़े जॉब्स हो तो वो उनके लिए स्टारवेशन अगर कर सकता है। और दूसरा, इसका जो शॉर्टेस्ट जॉब है उसको उसकी जो बर्स्ट टाइम है उसको वो करना, यानी उसके बर्स्ट टाइम को कैलकुलेट करना मुश्किल है, ठीक है। तो इस वजह से दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड एल्गोरिदम फॉर लॉन्गर जॉब्स। ये शॉर्ट जॉब्स के लिए बेहतर है, लेकिन लॉन्ग जॉब्स के लिए फिर भी बेहतर है, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अच्छा, फिर आज हम इसी कहानी को कंटिन्यू करेंगे और हम एक नया एल्गोरिदम पढ़ेंगे जिसको प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कहते हैं, ठीक है। और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग जिस तरह से नाम से ज़ाहिर है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, तो इसमें भी हम ये एक ऐसा एल्गोरिदम है कि जिसके थ्रू हम प्रोसेसेस को सॉर्ट करते हैं या प्रोसेसेस को रन कराते हैं अपने प्रोसेसर से यूजिंग सम प्रायोरिटी, सम प्रायर प्रायोरिटी, ठीक है। और इसमें आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोसेसेस को पहले से कुछ प्रायोरिटी असाइन कर देता है, और उस प्रायोरिटी की बेसिस पर फिर आपका जो शेड्यूलर है वो एक एक प्रोसेस को उठाता है। जिस तरह से आपको ये नज़र आ रहा है कि आपके पास 4 प्रोसेसेस हैं, और इन सारे प्रोसेसेस के साथ ये एक नंबर एसोसिएटेड है, 2 4 1 3, ये नंबर्स एसोसिएटेड हैं। और आपका जो शेड्यूलर है वो बेस्ड ऑन दीज नंबर्स, जिस तरह से ये 1 है या 4 है या 2 है या 3 है, बेस्ड ऑन दीज नंबर्स ये आपका प्रोसेसर, आपका जो शेड्यूलर है वो उठाता है और आपके प्रोसेसेस को सॉर्ट करता है। तो जो 1 है इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, जो 2 है उसकी प्रायोरिटी उसके बाद है, फिर 3 और फिर 4। तो इस तरीके से हम ये ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड देन वी कैलकुलेट कि इसका रनिंग टाइम कितना है और इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम वगैरह कितना है। तो द क्वेश्चन इज़ कि हम ये प्रायोरिटी असाइन किस तरह से करते हैं।
ये किस बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि ये प्रायोरिटी इस प्रोसेस की इतनी होनी चाहिए। तो दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, ये इतना आसान नहीं है कि हम ये क्लियरली यहाँ पे मैं आपको समझाऊँ। ये डिपेंड करता है कि ये प्रोसेस किसने क्रिएट किया है, कर्नल ने क्रिएट किया है या यूज़र ने क्रिएट किया है, इसके कितने थ्रेड्स हैं, इसके कितने फाइल्स ओपन हैं, ये कहाँ पर रीडिंग राइटिंग कर रहा है, ये इसने कितनी मेमोरी ऑक्युपाई की है, इस प्रोसेस के साथ कितने यूज़र्स कनेक्टेड हैं। ये सारी कैलकुलेशन हो जाने के बाद आप किसी प्रोसेस के बारे में ये समझा सकते हैं कि इसकी प्रायोरिटी 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। लेकिन आपका प्रोसेसर जो है वो इंटरनली इसको सॉरी प्रोसेसर नहीं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनली इसको मैनेज करता है और आपकी प्रायोरिटीज़ असाइन करता है। इधर यहाँ पे लिखा हुआ है ईच, अच्छा इसको आप पढ़ें। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ईच प्रोसेस इज असाइंड अ प्रायोरिटी, हर एक प्रोसेस को एक प्रायोरिटी असाइन की जाती है। प्रायोरिटी में बी डिटरमिन्ड इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली का क्या मतलब है? डिटरमिन्ड बाय टाइम लिमिट्स, मेमोरी रिक्वायरमेंट्स, नंबर ऑफ फाइल्स एंड सो ऑन। जिस तरह से भी मैंने बताया, इंटरनल प्रायोरिटी वो है जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खुद डिसाइड करता है, ठीक है। और आप इस किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी को बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। यानी फॉर एग्जांपल उसकी मेमोरी लिमिट्स कितनी हैं, उसकी नंबर ऑफ़ फाइल्स इसने कितने ओपन किए हैं, इसकी ये कर्नल ने ये प्रोसेस क्रिएट किया है या यूज़र ने किया है, कौन सी जगह पे ये रीडिंग राइटिंग कर रहा है, कितने थ्रेड्स हैं, कितने थ्रेड्स एक्टिव हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी प्रायोरिटी का हिस्सा बनती जाती हैं और इसके थ्रू हम प्रायोरिटी असाइन करते हैं। और कुछ प्रायोरिटीज़ ऐसी हैं जो कि एक्सटर्नल हैं, नॉट कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आप अगर आपने देखा होगा टास्क मैनेजर में, और अगर आप किसी प्रोसेस पे जाकर फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक करें तो आप इसकी प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं। ये देखें प्रायोरिटी, तो ये भी नॉर्मल है, आप इसको अबव नॉर्मल, हाई और रियल टाइम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है, ये यूज़र के कंट्रोल में है। तो आप किसी भी प्रोसेस की प्रायोरिटी को फिर ख़ुद से चेंज कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि आपके ख्याल में एक प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा लेकिन शायद वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। लेकिन हम एक्सटर्नल प्रायोरिटी कौन सी वाली है? जो कि यूज़र कंट्रोल करता है, और इंटरनल प्रायोरिटी वो है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमिन करता है बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड क्राइटेरियाज, ठीक है। तो इन दोनों की बेसिस पर आपकी प्रायोरिटी असाइन होती है। द CPU शेड्यूलर always pick the process in the ready queue with the highest priority to run, ठीक है। आपके जितनी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उतना ही आपका जो शेड्यूलर है वो वही वाला जॉब उठाएगा जो कि जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होगी। और ये डिपेंड करता है कि आपने क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है। आपके ख्याल में ये भी हो सकता है कि जिसकी 1 प्रायोरिटी हो वो सबसे कम प्रायोरिटी वाला है, और जिसकी 4 प्रायोरिटी हो वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है। तो ये आपकी एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है, लेकिन इस एग्जांपल में जो 1 है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है और जो 4 है वो उसकी सबसे कम है, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड SJF आर स्पेशल केसेस ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और SJF प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है? तो है, दे आर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में भी प्रायोरिटी मौजूद है और SJF में भी प्रायोरिटी है, तो दे आर बेसिकली स्पेशल केसेस ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग नई चीज़ नहीं है, SJF भी ही प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है। ये दोनों प्रायोरिटी शेड्यूलिंग्स हैं। किस तरह से? ये जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है इसकी प्रायोरिटी क्या है? जो सबसे पहले आया है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, जो उसके बाद आया है उसकी प्रायोरिटी कम है, जो उसके बाद आया है उसकी और भी कम है। दिस इज़ बेसिकली अ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ये भी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग ही है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है तो आप कहें है। इसमें प्रायोरिटी कहाँ है? इसका जो अराइवल है वो उसकी प्रायोरिटी है। इसमें जो सबसे पहले आया है उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। SJF किस तरह से प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है? इसमें जो बर्स्ट टाइम है वो इसकी प्रायोरिटी है। यानी इस एग्जांपल में अगर देखें ये वाली एग्जांपल, इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो आप किसको दे रहे हैं? इस वाले एग्जांपल में जिसका टाइम सबसे कम है, तो ये बेसिकली प्रायोरिटी ही हो गई ना। ये 5
अब सबसे प्रायोरिटी वाला जॉब है, इसके बाद सबसे प्रायोरिटी वाला जॉब 6 है, इसके बाद फिर 7 है और इसके बाद फिर 10 है। तो इसमें भी प्रायोरिटी मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ बर्स्ट टाइम। समझ आ रही है? तो बेसिकली ये जो प्रायोरिटी एल्गोरिदम है, दिस इज़ नॉट न्यू। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड एसजेएफ आर स्पेशल केसेस ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। इसमें स्पेसिफिकली प्रायोरिटी नहीं दी गई, लेकिन देयर इज सम फॉर्म ऑफ प्रायोरिटी गिवन बिल्ट इनटू द एल्गोरिदम। ठीक है, प्रायोरिटी पहले से मौजूद है। एसजेएफ में बर्स्ट टाइम प्रायोरिटी है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में अराइवल प्रायोरिटी है। तो दे आर बोथ प्रायोरिटी एल्गोरिदम्स। ठीक है, स्पेसिफिकली हमने प्रायोरिटी असाइन नहीं की, लेकिन स्टिल दे आर साइलेंटली मौजूद है इसमें प्रायोरिटी। ठीक है, अच्छा, अब प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या है, इसकी एक एग्जांपल देख लें। मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं है, आसान हो जाएगा। देखें, 5 प्रोसेसेस हैं, वही टाइम्स हैं, और इसमें हमने प्रायोरिटी असाइन कर दी है। फॉर एग्जांपल सी का जो प्रोसेस है वो, अच्छा याद रखें ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ अ नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ठीक है, इसमें प्रीएम्पशन नहीं है। इसमें एक दफ़ा एक प्रोसेसर के अंदर चला जाए, रनिंग स्टेट में चला जाए, उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसमें इसका जो इसमें इसके साथ ये प्रायोरिटी असाइंड है। अब हम नहीं कह रहे कि किसने असाइन की है, यूज़र ने की है या ऑपरेटिंग सिस्टम ने की है और किस बेसिस पे की है, इसको छोड़ दे, बस ये असाइन हो गई है। हमने अब करना ये है कि इसको शेड्यूल करना है अब, और फिर इसको रन करना है। ठीक है, तो देखें इसमें सबसे पहले प्रोसेस सी प्रोसेसर के अंदर जाएगा। ठीक है, तो सी को हमने पहले लिखा है, उसके बाद कौन जाएगा, ए, उसके बाद डी क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सब उसके ज़्यादा है, और फिर आखिर में बी जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको ऑर्गेनाइज कर दिया और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब इसमें सी जो है, इसने इसका जो वेटिंग टाइम है वो 0 है, क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट हुआ है, इसने कोई वेट नहीं किया, किसी प्रोसेस का इसने वेट नहीं किया। तो इसने 0 से स्टार्ट किया। इसके टोटल सेकंड्स जो रन होने हैं वो 7 सेकंड्स थे, और ये एंड हुआ 7th सेकंड पे। तो ये जो प्रोसेस है ये टोटल 7 सेकंड्स रन हुआ, यानी इसका जो टर्न अराउंड टाइम है वो 7 सेकंड्स है। टर्न अराउंड टाइम इज़ द टाइम स्पेंट इन द टाइम स्पेंट वाइल वेटिंग एंड द टाइम स्पेंट वाइल रनिंग, यानी इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये वाला टर्न अराउंड टाइम बन जाएगा, ये वाला जो है। ठीक है, अच्छा, ए जो है उसने कितना वेट किया, ए ने सी का वेट किया, और सी कितने सेकंड्स के लिए रन हुआ, 7 सेकंड्स के लिए। तो ए का जो वेटिंग टाइम है वो 7 सेकंड्स है, और ए जो है वो 10 सेकंड्स के लिए रन हुआ। तो ए का जो टोटल टर्न अराउंड टाइम है वो 17 सेकंड्स है, क्योंकि 7 सेकंड्स इसने वेट किया और 10 सेकंड्स ये खुद रन हुआ, तो फिर 17 सेकंड्स हो गए। इसके बाद किसकी बारी है, इसके बाद डी की बारी है, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी 3 है। तो इसने टोटल वेट कितना किया, इसने ए का वेट किया और सी का वेट किया। तो इन दोनों का वेट इसने कितना किया, इसने 7 सेकंड्स इसका वेट किया इसके रन होने का, और 10 सेकंड्स इसका वेट किया इसके रन होने का। तो टोटल जो है ये इसने 17 सेकंड्स वेट किया जो डी है, और इसका डी का जो टोटल टर्न अराउंड टाइम है वो कितना है, यानी डी 17 सेकंड्स वेट करने के बाद 6 सेकंड्स के लिए रन हुआ, तो टोटल इसने 23 सेकंड्स इसका टर्न अराउंड टाइम है। इसका रनिंग टाइम 6 सेकंड्स है, इसका वेटिंग टाइम 17 सेकंड्स है। और बी का जो वो है प्रायोरिटी सबसे कम है, 4 है, तो इस वजह से हालांकि इसका बर्स्ट टाइम कम है, लेकिन चूंकि प्रायोरिटी असाइंड है तो हम प्रायोरिटी को देखेंगे, बर्स्ट को नहीं देखेंगे। तो इसने 23 सेकंड वेट किया, और फिर 5 सेकंड्स रन होने के बाद इसका जो टोटल टर्न अराउंड टाइम है वो 28 है, तो इसने सबसे ज़्यादा वेट किया। तो एवरेज वेटिंग टाइम इसका क्या हो गया, 11.75, और एवरेज टर्न अराउंड टाइम इन सारों का हो गया 18.75। तो देखें इन दोनों को आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं कि आपके पास प्रायोरिटी शेड्यूलिंग ज़्यादा बेहतर है या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ज़्यादा बेहतर है। इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। देखिए इसमें हमने प्रायोरिटी को देखा, इसमें हमने बर्स्ट टाइम को नहीं देखा। लेकिन अगर आप इधर आ जाएं और इधर आप बर्स्ट ये जो नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन है, इसमें एवरेज वेटिंग टाइम कितना है, 6.5। एक सेकंड, ये वही एग्जांपल है कि नहीं है, नहीं ये वो नहीं है, ये एग्जांपल है नॉन प्रीएम्प्टिव की। इसमें एवरेज वेटिंग टाइम कितना है, 8.5, और एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना है, 15.5। तो ये 8.5 और 15.5 अपने जहन में रखें। देखें ये एक ही चीज़ है, 10, 5, 7, 6 ये इस एग्जांपल में भी है, ये 10, 5, 7, 6 उधर प्रायोरिटी वाली में भी है।
तो इन दोनों का जो वेटिंग टाइम है, देखें इसका वेटिंग टाइम कितना है 8.5, इसका कितना है 15.5 टर्न अराउंड टाइम। तो इसी एग्जांपल को अगर हम इधर इस प्रायोरिटी एल्गोरिदम में देखें, प्रायोरिटी में, तो देखें 11.75 और 18.75, तो काफ़ी डिफरेंस है। अगर आप अपने आप से प्रायोरिटी असाइन करेंगे और शॉर्टेस्ट जॉब्स को प्रेफर नहीं करेंगे तो आपका जो एवरेज वेटिंग टाइम है और एवरेज टर्न अराउंड टाइम है वो ज़्यादा होता जाएगा। तो इन दोनों में से कौन सा बेहतर हुआ? तो एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम के लिहाज से एसजेएफ ज़्यादा बेहतर है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग से, क्योंकि हमें नंबर्स बता रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, इसमें और कोई ख़ास नहीं है। इसका नुकसान क्या है? देखें, फ़ायदा तो है, चलो कुछ को हम अपनी मर्ज़ी से प्रायोरिटी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं तो हम ए को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे दें या सबसे पहले चला जाएगा, यूज़र के कंट्रोल में है। चलो ये दिस इज़ an excellent way of providing users with ability to control their processes themselves। ठीक है, ये तो एक फ़ायदा है कि यूज़र ख़ुद से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि अगर आप किसी प्रोसेस को प्रायोरिटी देंगे, फ़र्ज़ कर लें ये ए जो है ये 100 है, 10 नहीं है, ये 100 है, और इसको मैं प्रायोरिटी दे दूँ 1 की, तो फिर ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बन जाएगा, क्योंकि वही कॉन्वॉय इफ़ेक्ट होगा। आपका ए सबसे पहले जाएगा और ये 100 सेकंड्स के लिए रन होगा, और ये 5, 6 और 7 जो है ये तीनों 100 सेकंड्स तक वेट करेंगे। तो शायद ये उस वक्त तक स्टार हो जाए, उस वक्त तक ये भूख से मर जाएं। समझ आ रही है? तो इस वजह से आप इसको अगर यूज़र अपने ख़ुद से कंट्रोल करता है तो इसमें ये नुकसान है कि अगर कोई प्रोसेस बहुत बड़ा हो तो फिर बाकी के प्रोसेस स्टार्व होने का ख़तरा है। जिनकी प्रायोरिटी कम है उनके स्टार्व होने का ज़्यादा ख़तरा है, और इसका एक तरीका है जिसके थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं समझाता हूँ वो भी। ठीक है, अच्छा पढ़ लें कि इसमें स्टार्वेशन कहाँ आकर होती है। पहली बात तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कैन बी नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव, और मैंने ये बताया कि दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन। इसमें किसी चीज़ को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे। एक दफ़ा सी अंदर चला गया, इसमें अराइवल टाइम नहीं है, सी प्रोसेसर के अंदर है, सी को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, चाहे ए, डी और बी मौजूद हो, पहले सी जाएगा। पिछले साल मैंने पेपर में एक क्वेश्चन दिया था प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का, लेकिन इट वाज नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ द प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। तो आप इसकी एग्जैक्ट इस एग्जांपल की या इस एग्जांपल की, ये वाली एग्जांपल, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये टेबल नज़र आ रहा है, इस टेबल की आप प्रैक्टिस करें और इसमें ख़ुद से प्रायोरिटी असाइन कर दें। ठीक है, एक यानी इसको कुछ प्रायोरिटी दे दें, इसको दे दें, इसको दे दें, और इसको फिर प्रीएम्प्टिव करें, और फिर देखें कि ये जो नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन है इसमें एवरेज टाइम कितना है इस वाले में, और फिर प्रीएम्प्टिव वाले को देखें उसमें कितना है और इसमें डिफरेंस क्या है। तो दिस शुड बी अ वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर यू। ठीक है, अच्छा इसमें ये दोनों हो सकते हैं, प्रायोरिटी भी हो सकते हैं और नॉन प्रीएम्प्टिव भी हो सकते हैं। ठीक है, विद प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इफ न्यूली अराइव्ड प्रोसेस हैज हायर प्रायोरिटी देन द रनिंग वन, द लेटर इज प्रीएम्प्टिव। उसमें किस तरह से डिसाइड होगा कि अगर पहले कोई प्रोसेस रन हो रहा है और एक नया प्रोसेस आ गया है, तो अगर नए वाले प्रोसेस की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो पहले वाला प्रोसेस जो है वो प्रीएम्प्ट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वो उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये इस पे डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी पे। और इनडेफिनेट ब्लॉक्स भी इसमें हो सकते हैं, या स्टार्वेशन इसमें अकर हो सकती है। कब अकर हो सकती है? इफ़ अ लो प्रायोरिटी प्रोसेस में नेवर हैव अ चांस टू रन। इसमें ऐसा हो सकता है कि जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस हैं उनको शायद कभी मौका ही ना मिले कि वो रन हो। तो प्रायोरिटी को बड़ी एहतियात से असाइन करना पड़ता है। अगर आपने किसी प्रोसेस को प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा दी है और बाकी प्रोसेसेस की बहुत कम है, तो उन कम वालों का चांस है कि वो सिरे से रन ही ना हो। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए एक टेक्निक यूज़ होती है जिसको एजिंग कहते हैं। ठीक है, एजिंग, और एजिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही एलिगेंट है, बहुत ज़बरदस्त एक इंटेलिजेंट टेक्निक यूज़ होती है, और उसको मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से। एजिंग तो आपको नाम से ज़ाहिर है ना, एजिंग एजिंग कहते हैं कि किसी चीज़ की एज बढ़ाना, किसी 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 भी चीज़ की एज बढ़ाने को एजिंग कहते हैं। तो हम इस तरह से करते हैं कि आपके पास प्रोसेसेस हैं
और उन प्रोसेसेस की जो एज है वो हम प्रायोरिटी तो होगी उसके साथ, ठीक है, लेकिन उसके साथ एक दूसरा इंटीजर हम लगा देते हैं जिसको हम उसकी एज कहते हैं। और फर्ज कर लें एक प्रोसेस है, इसकी चलो मैं एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको फिर भूले ना। देखें, फ़र्ज़ कर लें आपके पास प्रोसेसेस हैं काफ़ी सारी, ठीक है, और इसमें एक प्रोसेस फ़र्ज़ कर लें P1 है और एक P2 है और एक P3 है, ठीक है। लेट्स सपोज इसकी ये 3 प्रोसेसेस हैं। इसकी प्रायोरिटी जो है, इसका जो बर्स्ट टाइम है वो लेट्स सपोज 100 है, इसका जो बर्स्ट टाइम है वो 5 है और इसका जो बर्स्ट टाइम है वो 6 है। ये इसकी बर्स्ट टाइम्स हैं, ठीक है। और इसकी जो प्रायोरिटी है वो 1 है और इसकी प्रायोरिटी 2 है और इसकी प्रायोरिटी फ़र्ज़ कर ले 3 है। तो अब बात यह है कि अगर आप इसकी प्रायोरिटी को देखेंगे तो फिर आप प्रोसेस 1 को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि प्रोसेस 1 जो है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, उसकी प्रायोरिटी 1 है, तो दिस प्रोसेस शुड गो इनटू द प्रोसेसर, इनटू द रनिंग स्टेट। तो ऐसा ही होगा, आपके CPU के अंदर आपके पास P1 पहले चला जाएगा और इसको हम यानी डिस्टर्ब नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रीएम्प्टिव वर्जन नहीं है, ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। तो अब प्रोसेस 1 100 सेकंड्स गुजारेगा तब ही ये अंदर जाएगा, तो ये बाकी के प्रोसेसेस जो है ये शायद स्टार्व कर जाएं, ये प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3, ये इनके लिए शायद स्टार्वेशन अकर हो जाए। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसमें एक दूसरा कॉलम लगा देते हैं और इसको एज कहते हैं, एज, ठीक है, एज। और ये एज क्या करता है, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद, यानी फॉर एग्जांपल आपकी जो वो है आपका जो यानी फ़र्ज़ कर लें 5 मिनट या 5 सेकंड्स गुजर जाएं, तो हम इन दोनों की, ये जो प्रोसेसर के अंदर नहीं है, ये जो प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 बाहर पड़े हुए हैं ना, इनकी एज थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये 1 साल के थे तो अभी ये फॉर एग्ज़ाम्पल 5 साल के हो गए। यहाँ पर हम कोई नंबर लिख देते हैं कि इसकी एज ज़्यादा हो गई है और इसकी भी एज फॉर एग्ज़ाम्पल 5 हो गई है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद फॉर एग्ज़ाम्पल इसने 5 सेकंड ये रन हुआ, ये जो वो है 100 है, ये 5 सेकंड के लिए रन हुआ, तो हमने या फॉर एग्ज़ाम्पल 10 सेकंड के लिए रन हुआ, तो इसकी 90 वो भी रहती है क्योंकि ये 100 है और 10 सेकंड के लिए रन हो गया तो ये 90 रह गए। लेकिन हम सिर्फ यहाँ 90 नहीं लिखते, हम ये लिखते हैं कि 90 और फिर हम प्रोसेस 2 की और प्रोसेस 3 की, इन दोनों की हम एज बढ़ा देते हैं, 5 कर देते हैं। जब ये 80 हो जाए तो इन दोनों की एज हम 10 कर लेते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह से इन दोनों प्रोसेसेस की एज बढ़ती जाती है और एट सम पॉइंट शायद ये अगर 50 रन हो जाए तो हम ये कहते हैं कि जो प्रोसेसेस जिनकी एज 40 या 40 से ज़्यादा है वो अब प्रोसेसर के अंदर आ सकते हैं। तो इससे ये होगा कि ये दोनों प्रोसेसेस स्टार्व नहीं होंगे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इनकी एज बढ़ाते जाएंगे और एट सम पॉइंट हम इनको भी फिर टाइम देंगे, बाकी को निकाल लेंगे। ये जो फ़र्ज़ कर लें ये 50 है तो ये कुछ देर के लिए बाहर आ जाएगा और जो जिनकी एज ज़्यादा हो गई होगी, जो ज़्यादा देर तक वेट करते रहे होंगे, उनको हम अंदर लेके जाएंगे और फिर दोबारा से इस 50 को वापस ले आएंगे। तो इसका फ़ायदा ये है कि कोई भी प्रोसेस स्टार्व नहीं होगा, सारों को प्रायोरिटी मिलती जाएगी। तो एजिंग इज़ अ वेरी गुड टेक्निक ऑफ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर टू एवरी प्रोसेस, ठीक है। तो अब इसको ज़रा पढ़ें तो आपको क्लियरली अंदाज़ा होगा कि एजिंग असल में क्या है। एजिंग इज़ ए टेक्निक टू ओवरकम स्टारवेशन प्रॉब्लम। पहली बात तो ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि कोई भी प्रोसेस स्टार्व ना हो और सारे प्रोसेसेस को मौका मिले। तो एजिंग क्या है? एजिंग gradually increases the priority of a process that waits in the system for a long time। ये आहिस्ता आहिस्ता प्रायोरिटी को इंक्रीज करता जाता है। क्यों? ताकि जो प्रोसेसेस वेट कर रहे हैं वो उनको भी थोड़ा मौका मिले। ये किस तरह से असाइन किया जाता है? इफ़ 0 इज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी देन वी वुड डिक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ वेटिंग प्रोसेसेस बाय 1 एवरी फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यानी हर थोड़ी थोड़ी देर बाद आपके पास एक प्रोसेस की प्रायोरिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है आफ्टर अ फिक्स पीरियड। फॉर एग्जांपल 2 मिनट बाद या 1 मिनट बाद आप प्रायोरिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो कुछ प्रोसेसेस ऐसे होंगे जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती जाएगी। फॉर एग्जांपल ये इसकी प्रायोरिटी है
लेट्स सपोज दिस इज 10, दिस इज 12 एंड दिस इज 15, ठीक है। तो जब ये प्रोसेस अंदर होगा तो इसकी प्रायोरिटी 10 है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी प्रायोरिटी कम करते जाएंगे, यानी ये 1 की तरफ लाते जाएंगे। इसकी प्रायोरिटी पहले 11 हो जाएगी, उसके बाद 10 हो जाएगी। जब ये 9 हो जाए इसकी प्रायोरिटी, तो ऑटोमेटिकली ये इसकी प्रायोरिटी से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो हम इस वाले प्रोसेस को बाहर लेके जाएंगे और इस वाले प्रोसेस को अंदर लेके जाएंगे। तो इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेसेस की प्रायोरिटी ज़्यादा करते जाते हैं और आपके जो हर एक प्रोसेस है उसको मौका मिलता जाता है। तो एजिंग इज़ अ वेरी गुड टेक्निक टू ओवरकम स्टारवेशन। अच्छा, अब एक दूसरा एल्गोरिदम है, एक सेकेंड। अच्छा जी, अब एक दूसरा एल्गोरिदम है जिसको राउंड रॉबिन कहते हैं। और राउंड रॉबिन जो है, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये भी आपको कई जगहों पे मिलेगा, काफ़ी सारी जगहों पे मिल जाएगा। आप इसको मल्टीपल इंटरव्यूज़ वगैरह में भी इसका पूछा जाता है। और ये जो आसान है, ये मेरे ख्याल में दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड एफिशिएंट एल्गोरिदम। इसमें कोई ऐसा ख़ास नहीं है, लेकिन इसको एक नज़र देख लें। पहले इसको ना ही पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है, और इस एग्ज़ाम्पल से डायरेक्टली समझें, फिर इसको खैर पढ़ लेंगे। लेकिन आई वुड लाइक टू विजुअलाइज इट फॉर यू, इतना मुश्किल नहीं है। देखिए, आपके पास एक क्यू है, फर्स्ट के लिए रेडी क्यू है, और आपके पास एक प्रोसेसर है, ठीक है। ये सीपीयू है, यानी ये रनिंग स्टेट है, ठीक है। रनिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोसेस है वो सीपीयू के अंदर रन हो रहा है, ठीक है। ये रनिंग क्यू है, और आपके पास ये जो है ये एक रेडी क्यू है। तो इन दोनों केसेस में आपके पास कुछ प्रोसेसेस यहाँ पड़े हैं, और इन आपको जो शेड्यूलर है वो आपके जो प्रोसेसेस हैं वो उसके उठाकर रनिंग स्टेट में लेके जाएगा। तो लेट सपोज आपके पास एक प्रोसेस है, एक दूसरा प्रोसेस है, एक तीसरा प्रोसेस है। इस तरह से कुछ प्रोसेसेस हैं आपके पास, ठीक है, रनिंग रेडी क्यू में, और वो वेट कर रहे हैं आपके प्रोसेसर का। लेट सपोज आपके पास प्रोसेस 1 यहाँ पे है, फिर प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से प्रोसेस 4 है, और ये सारे प्रोसेसेस यहाँ फिर मौजूद हैं। अब इस स्पेसिफिक एल्गोरिदम में और बाकी के एल्गोरिदम में एक मेजर फ़र्क है, और वो ये है कि आपके शेड्यूलर के पास एक चीज़ है जिसको हम क्यू कहते हैं, या उसको हम टाइम क्वांटम कहते हैं, ठीक है। क्यू ये एक ऐसा वेरिएबल कह ले के है कि इसमें हम टाइम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें हमने लिखा है कि 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो शेड्यूलर है वो इस प्रोसेस 1 को पहले उठा लेगा, ठीक है, इसको रनिंग में लेके जाएगा, और यहाँ पर ये इतना टाइम गुजारेगा 5 सेकेंड्स। चाहे इसकी प्रायोरिटी 1 है, चाहे 100 है, चाहे इसका बर्स्ट टाइम 50 है, 60 है, 80 है, वी डोंट केयर। जितने भी प्रोसेसेस हैं उन सब को आपने इक्वल टाइम देना है। अब टाइम की बात आ गई, ये टाइम पहले नहीं था, समझ आ रही है। ये ऐसा है कि आपका फ़र्ज़ कर ले आप डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर जो है वो हर 5 मिनट बाद एक दूसरे उसको बुला रहा है, मरीज़ को, चाहे पहले वाले मरीज़ मुकम्मल चेक हुआ है या नहीं हुआ। लेट सपोज इस प्रोसेस 1 की रिक्वायरमेंट जो है वो 10 है, 10, और इस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट फ़र्ज़ कर लें 15 है। इस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल 5 है, और इस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट भी फ़र्ज़ कर लें 5 है, ठीक है। तो इस केस में आपका जो प्रोसेस 1 है वो चला जाएगा रनिंग स्टेट के अंदर। तो ये रनिंग स्टेट के अंदर 10 सेकंड्स लेके गया, मतलब ये 10 सेकंड्स के लिए रन होना चाह रहा था, लेकिन चूंकि टाइम क्वांटम कितना है, 5 है, तो आप सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए रन हो जाएंगे, और आपके फिर बाकी 5 सेकंड्स रह जाएंगे। जब आप बाहर आएंगे तो फिर आप यहाँ पे नहीं होंगे, आपका जो शेड्यूलर है वो आपको क्यू के बिल्कुल एंड पे ले जाएगा, यानी आप जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे P1 अब यहाँ पे होगा, ठीक है। लेकिन P1 पहले चूंकि यहाँ पे था, लेकिन उसके 5 सेकंड्स गुजर गए हैं, तो अभी इसके 5 सेकंड्स रहते हैं, 5 सेकंड इसके गुजर गए हैं।
अब इसकी बारी है, ये P2 की बारी है, तो P2 जो है वो उसको प्रोसेसर के अंदर चला जाएगा, यहाँ पर P2 है और ये भी 5 सेकंड्स गुजार देगा, ये 15 सेकंड्स इसके हैं, तो इसके 10 सेकंड अभी रहते हैं, तो आपका जो प्रोसेसर है वो इसको यहाँ पे रख देगा P2 को और इसके साथ यहाँ 10 लिख देगा क्योंकि इसके 5 सेकंड गुजर गए हैं। इसके बाद P3 की बारी है, तो P3 हाँ और ये यहाँ से काट दिया जाएगा, ठीक है। P3 यहाँ चला जाएगा और P3 जो है ये चूंकि 5 सेकंड्स है और इसका टाइम क्वांटम भी 5 सेकंड है, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। P3 जो है ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद P4 की बारी है, तो P4 यहाँ आ जाएगा, P4 भी टर्मिनेट हो जाएगा, P4 के भी 5 सेकंड्स हैं तो ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद P1 आ जाएगा, तो P1 के भी 5 सेकंड हैं वो भी टर्मिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद P2 आ जाएगा, तो P2 दोबारा यानी दोबारा से यहाँ आ गया। अब P2 जब यहाँ पहुँच जाए तो इसके 5 सेकंड्स और गुजर जाएंगे, इसके 5 सेकंड्स रहते हैं, तो ये इस क्यू में चेक करेगा कि कोई प्रोसेस है कि नहीं है। तो चूंकि क्यू अभी खाली है, ये भी ख़त्म हो गया, ये वाला भी ख़त्म हो गया, ये वाले भी ख़त्म हो गया, अब सिर्फ यही है, तो ये कंटिन्यू करेगा और ये 5 सेकंड्स और गुजार लेगा एंड देन इट विल एंड। तो इसमें इंसाफ मिल रहा है, इसमें सारों को वो मिल रही है, सारों को टाइम मिल रहा है, चाहे जिसका टाइम 5 सेकंड है या 10 सेकंड्स है या 8 सेकंड्स है, सारों को थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा है, तो सारों का थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है। ये नहीं है कि एक की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो वो बस प्रोसेसर के ऊपर बैठ जाए और वो सारा 1 घंटे तक अपनी प्रोसेसिंग कराता रहे, या ये भी नहीं है कि एक शॉर्ट जॉब है और उसको प्रायोरिटी मिल रही है और लॉन्ग जॉब जो है वो वेट कर रहा है। इसमें शॉर्ट और लॉन्ग किसी तरह से बात ही नहीं है, इसमें टाइम है, बस हर एक को इक्वल इक्वल टाइम मिल रहा है। तो जितने भी राउंड रॉबिन बेस्ड एल्गोरिदम्स हैं, दे आर मोर रिस्पॉन्सिव, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब है कि अगर आपके 50 एप्लीकेशंस हैं तो 50 के 50 को रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है, 50 के 50 को रिस्पॉन्स मिल रहा है। और अगर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट वाला है तो शायद रिस्पॉन्सिव ना हो, लेकिन इस केस में जो राउंड रॉबिन बेस्ड एल्गोरिदम्स होते हैं उनमें सारों को रिस्पॉन्स मिल रहा है, चाहे वो 50 है या 60 है या जितने भी है, उन सबको थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा है। तो दैट्स वाई RR is extremely important if you want your system to be more responsive. The question is ये किस तरह से डिसाइड होगा कि क्यू कितना रखें, और हर एक एल्गोरिदम में ये कोई ना कोई मसला होता है। तो इसका मसला ये है कि क्यू कितना रखें, ये जो टाइम क्वांटम है ये कितना रखें, तो ये अभी पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको पढ़ें, बजाय ये कि हम एग्जाम्पल देखें ये वाला भी, इससे पहले थोड़ा सा ये पढ़ लें। आपको अंदाज़ा हो गया है कि राउंड रॉबिन क्या है, इसको एक नज़र पढ़ लें। राउंड रॉबिन इज सिमिलर टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। राउंड रॉबिन क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही की तरह है, एक्सेप्ट दैट ईच प्रोसेस इज असाइंड अ टाइम क्वांटम। फ़र्क ये है कि हर एक प्रोसेस को टाइम क्वांटम असाइन किया जाता है। प्रोसेसेस इन अ रेडी क्यू फॉर्म अ फीफो लिस्ट। जितने भी प्रोसेसेस हैं वो एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट की तरह या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह एक लिस्ट में रख दिए जाते हैं। व्हेन द CPU इज़ फ्री, अगर आपका CPU फ्री है, द शेड्यूलर पिक्स द फर्स्ट एंड लेट इट रन फॉर वन टाइम क्वांटम। जो अब आपका शेड्यूलर क्या करता है, किसी एक एप्लीकेशन को, किसी एक प्रोसेस को, पहले प्रोसेस को उठाता है और उसको रन करता है कितनी देर तक, जितना आपका टाइम क्वांटम हो। टाइम क्वांटम अगर 5 है तो 5 सेकंड्स के लिए रन होगा। इफ दैट प्रोसेस यूजेस CPU फॉर लेस देन वन टाइम क्वांटम, इट इज़ मूव टू द टेल ऑफ द लिस्ट। अगर एक प्रोसेस जो है वो पूरा एग्जीक्यूट हो गया पूरे टाइम क्वांटम के लिए और ख़त्म नहीं हुआ, तो उसको लिस्ट के बिल्कुल एंड पर मूव कर दिया जाता है, जिस तरह से हमने इस प्रोसेस 2 को और प्रोसेस 1 को यहाँ से इसके टेल पे मूव किया, बिल्कुल एंड पे हमने मूव किया, ठीक है। तो जब इसकी बारी दोबारा आएगी तो फिर ये रन होगा। अभी ये बिल्कुल ये लिस्ट के बिल्कुल एंड पे है, तो ये टेल पे डाल दिया जाता है। अदरवाइज व्हेन द टाइम क्वांटम इज अप, अगर टाइम क्वांटम खत्म हो जाए, द प्रोसेस इज प्रीएम्प्टेड, प्रोसेस को बाहर निकाल दिया जाता है बाय द शेड्यूलर एंड मूव टू द टेल ऑफ द लिस्ट। अगर आपका जो CPU का जो टाइम है वो ख़त्म हो जाए तो उसको हम प्रीएम्प्ट करके बाहर लाते हैं और एंड पर रख देते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है, दिस इज़ वेरी इजी, मेरे ख्याल में ये दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट। आपके पास जो टाइम क्वांटम है ये आपको दिया होगा आपके, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आए तो आपको ये टाइम क्वांटम दिया होगा। टाइम क्वांटम इसका 1 है फ़िलहाल, ठीक है। और मैंने कहा ना कि ये डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन लेट्स सपोज ये आपको पहले से दिया गया है और आपके पास 5 प्रोसेसेस हैं, ठीक है, 5 प्रोसेसेस हैं।
और इसमें अराइवल टाइम भी है, यानी हर 2 सेकंड बाद आपके पास एक प्रोसेस आया है, हर 2 सेकंड बाद। और आपका जो सीपीयू है, सीपीयू रिक्वायरमेंट उसकी इतनी है 3, 6, 4, 5, 2, ये इसका बर्स्ट टाइम है, ठीक है, इसका बर्स्ट टाइम है, और ये इसका वेटिंग टाइम है, ये इसका टर्न अराउंड टाइम है। और इसको अभी कैलकुलेट करते हैं कि ये किस तरह से है। अगेन दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। इसके 2 एग्जांपल्स गिवन हैं विद डिफरेंट टाइम क्वांटम्स। इसका टाइम क्वांटम 1 है और इसका टाइम क्वांटम 4 है, और एग्जांपल एक ही है, ठीक है। अच्छा, इसको अब एक नज़र देखते हैं। देखें, हर 2 सेकंड बाद, यानी 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से आपके ये जो नंबर्स हैं यहाँ दिए गए हैं, और हर 2 सेकंड बाद आपका एक जॉब अराइव हो रहा है। तो जब आप 0 सेकंड पे हैं तो आपका एक जॉब अराइव हुआ जिसका नाम है ए, और इसकी टोटल रिक्वायरमेंट जो है वो 3 है। इन अदर वर्ड्स, आप इसको सिर्फ 3 सेकंड्स चाहिए प्रोसेसर से, लेकिन प्रोसेसर एट द सेम टाइम एक प्रोसेस को कितना टाइम दे सकता है, 1 सेकंड। तो ये कम से कम इसको 3 दफ़ा टाइम क्वांटम मिलेंगे, तभी ये रन होगा, ये मुकम्मल रन होगा, ठीक है। अब देखें, 0 सेकंड्स पर जॉब ए अराइव हुई, ठीक है। तो जब ए अराइव हुई यहाँ पर, 1 सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा पेंट में ले जाऊं तो मेरे लिए इस पर ड्रा करना आसान हो जाता है, इस वजह से। अच्छा, देखें, हम यहाँ पे है, यहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ पे, इस केस में यहाँ पर आपका जॉब ए अराइव हुआ, ठीक है। ए जो है उसने प्रोसेसर से कहा कि मैंने रन होना है। प्रोसेसर ने कहा रन हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 1 सेकंड दूंगा। तो उसने 1 सेकंड दिया। अब हम सेकंड नंबर, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो टाइम है वो इस केस में 1 है, ठीक है, यानी 1 सेकंड गुजर गया। तो 1 सेकंड गुजर जाने के बाद ए का जो टाइम है वो 3 से क्या हो गया, 2 हो गया। अब ए जो है उसका जो टाइम है वो 2 रह गया, ठीक है, और टाइम 1 हो गया। कोई और अराइव हुआ है सेकंड नंबर 1 पे? नहीं हुआ, कोई भी अराइव नहीं हुआ। अभी ये अराइव होगा सेकंड नंबर 2 पे, अभी हम 1 पे हैं, तो 1 पे कोई अराइव नहीं हुआ, और ए जो है उसका जो टाइम है वो 2 रह गया, ठीक है। फिर इसके बाद ये दूसरा सेकंड रन हुआ, ये वाला। जब ये रन हो जाए तो आपका जो ए है ये 2 से 1 बन गया, इसका जो टाइम है वो 1 रह गया, यानी ये अभी सिर्फ 1 सेकंड इसका बाकी है, और टाइम अभी हम दूसरे सेकंड पे हैं, तो 2 सेकंड गुजर गए। अब जब हम दूसरे सेकंड पे थे, ये जो 2 है, यहाँ पर आपके पास 2 प्रोसेसेस आ गए। एक प्रोसेस ए पहले से मौजूद है जिसका अभी 1 सेकंड रहता है, और एक दूसरा प्रोसेस आया बी जिसके 6 सेकंड हैं। तो इस केस में आपके पास जो ए है वो बाहर निकाल दिया जाएगा और बी को प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि ए ऑलरेडी रन हो चुका है एक टाइम क्वांटम के लिए, बल्कि 2 के लिए रन हुआ है, ठीक है। इसके बाद बी अंदर जाएगा, तो बी आपके जो बी का 6 सेकंड जिसके हैं, तो इसके 1 सेकंड गुजर जाएगा तो 5 बन जाएंगे, 5 सेकंड्स बन जाएंगे। अब प्रोसेसर के अंदर और टोटल टाइम जो है वो 3 सेकंड्स है, टोटल टाइम 3 सेकंड गुजर गए। 3 सेकंड गुजर जाने के बाद जो बी का जो वेरिएबल है, बी का जो प्रोसेस है, इसके 5 सेकंड्स रहते हैं और ए क्या 1 सेकंड रहता है। तो इन दोनों प्रोसेसेस में चूंकि ये रन हो गया है, तो अब किसकी बारी है, सी अभी अराइव ही नहीं हुआ, तो यही 2 प्रोसेसेस हैं। तो ये ब्लू लाइन जो है, दिस रिप्रेजेंट्स प्रोसेस बी एंड दिस रेड लाइन रिप्रेजेंट्स प्रोसेस ए। तो ये इन दोनों के ये दो ये भी ए रन हुआ और ये भी ए रन हुआ, तो 2 सेकंड ये रन हुआ, फिर उसके बाद 1 सेकंड के लिए ये रन हुआ, और फिर 1 सेकंड के लिए ये रन हो जाएगा। तो ए जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ए प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर बी की बारी है, तो फिर बी आ जाएगा। उसके बाद सी भी अराइव हुआ, तो फिर अब देखें बी और सी के बीच में है, ये बी रन हुआ, ये येलो जो है ये सी है, फिर उसके बाद फिर बी है, फिर उसके बाद डी आया, ठीक है, क्योंकि 6 सेकंड पर आपके पास डी मौजूद है, तो आपका जो डी है उसको बारी मिलेगी, फिर सी, फिर बी, फिर ये ई आया, तो फिर ई की बारी है, ई रन हो गया। उसके बाद फिर डी, फिर सी, फिर बी,
और इस तरह से चलते जाएंगे, एक एक को मौका मिल रहा है। उसके बाद फिर ई, फिर डी, फिर सी, फिर बी, और फिर सी और बी दोनों ख़त्म हो गए क्योंकि इसका टाइम ख़त्म हो गया, और आखिर में ये जो डी है सिर्फ ये ही रन हो जाएगा और आपका प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखें, जब टाइम क्वांटम 1 है तो हर एक को मौका मिल रहा है, कोई भी ये गिला नहीं कर सकता कि मैं स्टार्व हो रहा हूँ, सारों को मौका मिल रहा है थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, इसका वेटिंग टाइम और क्या है टर्न अराउंड टाइम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये तो सिंपल है, आप इस ग्राफ को भी देख कर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो रनिंग टाइम है वो ये है, 2 सेकंड इसने रन किया और 3 सेकंड, और इसने बी का कितना, ए ने बी का कितना वेट किया, ए ने सिर्फ बी ही का वेट किया है, कितना वेट किया 1 सेकंड। तो इसका जो टोटल टर्न अराउंड टाइम है वो 4 है, 1 सेकंड वेट एंड 3 सेकंड एग्जीक्यूशन, तो इसका टर्न अराउंड टाइम 3 है। और इसका वेटिंग टाइम सिर्फ 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड के लिए 1 सेकंड ये, 1 सेकंड ये तो रन हुआ, लेकिन इसने बी का वेट किया कितने सेकंड्स के लिए, 1 सेकंड के लिए इसने बी का वेट किया, तो इसलिए इसका जो वेटिंग टाइम है वो 1 है। सिमिलरली आप बी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इस ग्राफ को डायरेक्टली देखकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बी ने अपने बारी कंप्लीट होने के लिए ये ब्लू लाइंस जो हैं ये गिन लें, ये जो ब्लू लाइंस हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 सेकंड्स तो इसका रनिंग टाइम हो गया। ठीक है, और वेटिंग टाइम ये जो गैप्स हैं ये गिन लें 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 7 जो है ये इसका क्या है वेटिंग टाइम है, नहीं और भी है, ये दो भी हैं सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, यहाँ तक है। अब इसके बाद चूंकि बी ख़त्म हो गया तो 10 सेकंड्स इसने वेट किया, तो इसका जो टोटल टर्न अराउंड टाइम है वो कितना है, वो 16 है, और ये आपको देखें नज़र आ रहा है कि 16 है। अब सी का कैलकुलेट कर लें, सी कब अराइव हुआ है, सी यहाँ पे अराइव हुआ है, ये नज़र आ रहा है, सी यहाँ पे अराइव हुआ है, बल्कि सी यहाँ पे अराइव हुआ है, ये यहाँ पे ये जो ये ब्लॉक सा नज़र आ रहा है यहाँ पर आपका सी अराइव हुआ है। तो सी ने बी का 1 सेकंड यहाँ वेट किया 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 और यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो सी का जो वो है उसने 6 सेकंड्स वेट किया और उसका अपना 4 सेकंड्स हैं, तो मेरे ख्याल में 13 सेकंड्स हो गया टोटल, हाँ 13 सेकंड्स। ठीक है, तो इसने 13 सेकंड्स इसका जो टर्न अराउंड टाइम है वो ये है। और सिमिलरली आप डी और ई का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यूजिंग दिस डायग्राम यू कैन सिंपली कैलकुलेट द वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम ऑफ दीज प्रोसेसेस। अब इसमें टाइम क्वांटम बहुत कम है, 1 है, लेकिन इसको हम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये दूसरी अच्छा हाँ, इसका एवरेज और वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम फिर इन सारों को जमा कर लें, इसको जमा करके आप 5 पे डिवाइड करें तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम बन जाएगा, और अगर आप इसको जमा करके डिवाइड करेंगे 5 पे तो इसका एवरेज वेटिंग टाइम नज़र आ जाएगा कि कितना है। ठीक है, अच्छा इसी को थोड़ा सा आसान करने के लिए हम टाइम क्वांटम 4 यूज़ करते हैं। एग्जांपल वही है, यानी नंबर्स वही हैं, अराइवल टाइम भी वही है, सीपीयू टाइम भी वही है, वी आर जस्ट यूजिंग टाइम क्वांटम 4। अब टाइम क्वांटम 4 क्या है, आपका जो प्रोसेसर है वो क्या करता है, उसने टाइम क्वांटम 4 रखा हुआ है, आपका शेड्यूलर टाइम क्वांटम 4 है, तो इसमें प्रोसेस 1 की टोटल रिक्वायरमेंट 3 है, तो ये 0 से लेकर 3 तक एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद बी की बारी होगी। फिर बी की रिक्वायरमेंट कितनी है, बी की रिक्वायरमेंट 6 है, तो ये एक टाइम क्वांटम में 4 रन हो जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा। ठीक है, तो 4 ये यहाँ रन हुआ और 2 यहाँ पे रन हुआ। ठीक है, तो टोटल रिक्वायरमेंट इसकी यहाँ इस तरह से कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर किसकी बारी है, ये जो वो है डी है, टी नहीं सॉरी सी है, इसकी बारी है। तो सी जो है वो उसकी टोटल रिक्वायरमेंट 4 है, तो ये एग्जैक्टली 4 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होकर यहाँ बंद हो जाएगा। उसके बाद ई की बारी है, तो ई की टोटल रिक्वायरमेंट 2 है, तो ये रन होकर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद चूंकि सिर्फ एक प्रोसेस रह गया, प्रोसेस बी, तो ये 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये भी रन होकर बंद हो जाएगा। उसके बाद डी की बारी है, ये भी 2 सेकंड के लिए रन होकर बंद हो जाएगा। और इसके बाद ये जो ई है इसकी बारी है, ये भी 1 सेकंड के लिए रन होकर बंद हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स टाइम क्वांटम इफेक्ट करता है कि कौन सा प्रोसेस कितना टाइम प्रोसेसर के अंदर गुजारता है।
और सिमिलरली इसका भी वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों एग्जांपल्स में अब अगर कंपेयर करना चाहें तो इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम 10 है और एवरेज वेटिंग टाइम 6 है, और इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम 10.8 है। ये 10 है और ये 10.8 है, लेकिन वेटिंग टाइम इधर 4.5 है और इधर वेटिंग टाइम 6 है। तो टाइम क्वांटम ज़्यादा करने से आपका जो वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम है ये थोड़ा सा बेहतर हो गया। टर्न अराउंड टाइम थोड़ा सा बेहतर हो गया और वेटिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया यहाँ पर, ठीक है, जब आप टाइम क्वांटम बढ़ाते हैं। तो बात यह है कि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा छोटा रखेंगे, 1 रखेंगे फॉर एग्जांपल, ये टाइम क्वांटम अगर 1 है, तो अब इसमें मसला ये है, आपको मैंने एक शुरू में एक चीज़ समझाई थी जिसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं, और हमने ये पढ़ा था कि आपके पास अगर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज़्यादा होगी तो आपका जो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इफ़ेक्ट होगी। इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस एग्जांपल को ज़रा गौर से देखें जिसमें टाइम क्वांटम 1 है, तो कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा, जल्दी जल्दी कंप्लीट नहीं हो रहा। हर एक प्रोसेस चाहे वो 3 है या 6 है या 4 है, इसके नंबर्स बड़े कम हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है अपने कंप्लीट होने का। इन अदर वर्ड्स, राउंड रॉबिन में अगर टाइम क्वांटम कम होगा तो थ्रूपुट कम होगा, नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीशन कम होंगे, और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज़्यादा होगी। हर एक प्रोसेस को हर 1 सेकंड बाद मैं बाहर निकालता हूँ और दूसरे वाले को अंदर लेके जाता हूँ, फिर उसको बाहर निकालता हूँ, फिर दूसरे को अंदर लेके जाता हूँ, और हर 1 सेकंड के बाद मैं एक प्रोसेस को बाहर निकाल रहा हूँ और दूसरे प्रोसेस को अंदर लेके जा रहा हूँ, एक प्रोसेस को बाहर निकाल रहा हूँ, दूसरे प्रोसेस को अंदर लेके जा रहा हूँ। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज़्यादा हो रही है इस केस में जब टाइम क्वांटम 1 है। तो इसमें आपका प्रोसेसर ज़्यादातर टाइम स्विचिंग में लगाता है बजाय ये कि ये प्रोसेसिंग करे। तो इस वजह से अगर आप इसको बहुत कम रखेंगे तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आपकी जो थ्रूपुट है, आपके जो जॉब्स कंप्लीशन पर टाइम है वो कम होते जाएंगे। तो इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा कम नहीं रखना। अगर बहुत ज़्यादा रखेंगे, जिस तरह से यहाँ ये 4 लिखा हुआ है, तो इसमें वेटिंग टाइम फिर ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका जो 3 वो है यानी आपने ये 4 रखा है और इसकी रिक्वायरमेंट 3 है, तो ये तो 3 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन चूंकि ये अराइव हुआ था तो ये इसके कंप्लीट होने का वेट कर रहा था। फिर आपके पास बी अराइव हुआ, बी ने 4 सेकंड लगाए, लेकिन 6 सेकंड पर ये अराइव हो चुका था, ये सी और डी 2 अराइव हो चुके थे, सी भी अराइव हुआ और डी भी अराइव हुआ, तो ये 2 इस बी की कंप्लीट होने का वेट कर रहे थे। इन अदर वर्ड्स, जब आप टाइम क्वांटम ज़्यादा रखेंगे तो आपके पास एवरेज वेटिंग टाइम ज़्यादा होता जाएगा। तो ये 2 एक्सट्रीम एग्जांपल्स हैं कि अगर आप बहुत कम रखेंगे तो थ्रूपुट नहीं होगा। ये देखें, आसान सी बात है, ये प्रोसेस बी जो है ये दूसरे सेकंड पे अराइव हुआ और इसकी कंप्लीशन 18th सेकंड पे हुई, 18th सेकंड पे। तो इसको इतना कम टाइम मिल रहा था कि ये कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा था, हालांकि बी की टोटल रिक्वायरमेंट 6 सेकंड्स थी, ओनली 6 सेकंड्स, और ये 18 सेकंड्स तक वेट करता रहा कि ये कंप्लीट हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके ये कंप्लीट हो रहा था और ये 18 सेकंड में जाकर कहीं कंप्लीट हुआ। सिमिलरली सी जो है, इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 4 सेकंड थी और ये अराइव हुआ था ऑन 4th सेकंड और ये कंप्लीट हुआ ऑन 17th सेकंड। तो इमेजिन करें, दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ प्रोसेस टू कंप्लीट ओनली 4 सेकंड्स ऑफ टाइम इन 17 सेकंड्स, क्योंकि टाइम क्वांटम बहुत कम है। आपका प्रोसेसर स्विचिंग और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पे ज़्यादा टाइम ले रहा है और एक्चुअल प्रोसेस कंप्लीशन पे बहुत कम ले रहा है। तो इसीलिए राउंड रॉबिन जो है वो सारे प्रोसेसेस को टाइम तो देता है, रिस्पॉन्सिव होते हैं, यानी ये प्रोसेस ये गिला नहीं करेगा कि मेरा काम नहीं हो रहा, इसका काम हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता करके हो रहा है, ये स्टार्व नहीं होगा। लेकिन इस राउंड रॉबिन में जब आपका टाइम क्वांटम कम होगा तो आपके जो टर्न अराउंड वो है, थ्रूपुट है, वो कम होगा। थ्रूपुट मतलब नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीशन पर टाइम क्वांटम, वो कम होगा, जॉब्स कंप्लीट कम होंगे। और सिमिलरली इसको फिर आप अच्छा इधर देख लें इसके इश्यूज क्या हैं। इफ टाइम क्वांटम इज टू लार्ज, अगर टाइम क्वांटम बहुत बड़ा है, देन इट रिड्यूसेस टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर आप बहुत बड़ा रखेंगे टाइम क्वांटम को तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। इफ द टाइम क्वांटम इज टू स्मॉल, आर यानी राउंड रॉबिन बिकम्स प्रोसेस शेयरिंग। प्रोसेस शेयरिंग मतलब कि जिस तरह से आप हर एक प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहे हैं और किसी का भी काम नहीं हो रहा, तो वो बिल्कुल उसी की तरह बन जाता है।
कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में इफेक्ट आरआर्स परफॉर्मेंस, जिसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज़्यादा होगी उसमें राउंड रॉबिन की परफॉर्मेंस कम होगी। शॉर्ट टाइम क्वांटम मींस मोर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अगर आप शॉर्ट टाइम क्वांटम रखेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज़्यादा होगी, और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग अगर ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली आपका जो परफॉर्मेंस है वो कम होगा। टर्न अराउंड टाइम ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम पे आपका टर्न अराउंड टाइम भी डिपेंड करता है, इससे पहले एग्जांपल में हमने देखा। इन जनरल 80% ऑफ द सीपीयू बर्स्ट शुड बी शॉर्टर देन द टाइम क्वांटम। जितने भी सीपीयू बर्स्ट्स हैं ये वाली ये आपके टाइम क्वांटम से कम होनी चाहिए। यानी अब 3, 6, 4, 5 और 2 इनका अगर आपका जो टाइम क्वांटम है उससे ये सारे प्रोसेसेस के जो टाइम है ये कम है, जितना कम होगा उतना बेहतर होगा। यानी अगर इसकी प्रायोरिटी, अब मुझे पता है कि ये 3, 6 और 4 और 5 और 2 के लिए 4 बेहतर है, क्योंकि इसमें आपका जो वो है, आपके जो प्रोसेसेस हैं वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर इसको मैं 3 रखूँ तो इस पर कितना फ़र्क पड़ेगा, अगर इसको मैं 2 रखूँ तो कितना फ़र्क पड़ेगा। तो आपके टोटल प्रोसेसेस के 80% से अगर आपका टाइम क्वांटम कम होगा तो ये ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देगा। लेकिन अगर इसको आप बहुत ज़्यादा रखेंगे तो भी आपकी एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम इफेक्ट होगी, और अगर बहुत कम रखेंगे तो फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की वजह से इसकी परफॉर्मेंस कम होगी। तो दैट्स वाई यू हैव टू चूज़ दिस वेरी केयरफुली। इस पे थोड़ी सी मतलब एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत होगी, तब आपको पता चलेगा कि कितने प्रोसेसेस के लिए कितना टाइम क्वांटम ज़्यादा बेहतर है। और इसको ऑनलाइन काफ़ी लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है, तो इसको आप C++ में या जावा में देख भी सकते हैं, और आप मुख्तलिफ CPU बर्स्ट के थ्रू मुख्तलिफ टाइम क्वांटम देकर आप चेक कर सकते हैं कि कौन कितना वो देता है, परफॉर्मेंस देता है यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम क्वांटम्स। ठीक है, उसके बाद फिर मल्टी लेवल क्यूज़ हैं, और ये बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे होपफुली, क्योंकि ये खैर इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। मैं आई डोंट नो कि हम करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन यूजुअली ये नहीं कराते, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यही 4 हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी हैं। शायद करा भी लें, मैं देखूँगा कि अगर इसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हुई तो मैं फिर आपको ये समझाऊँगा। इसके बाद ये जो वो हैं एल्गोरिदम्स हैं, बेसिकली एल्गोरिदम्स नहीं हैं, इसीलिए ये सिर्फ समझने की ज़रूरत है। तो हमने इस चैप्टर में 4 चीज़ें पढ़ी, 4 एल्गोरिदम्स जो मेजर एल्गोरिदम्स हैं वो पढ़े। उसमें से जो सबसे पहले वाला था वो था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उसके बाद शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, उसके बाद प्रायोरिटी और राउंड रॉबिन। तो ये 4 दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको ये सारे बिल्कुल टोटली क्लियर होने चाहिए। इन सारों की एग्जांपल्स एक एक दफ़ा आप अपने साथ रन करें, और होपफुली आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।